सास के देहांत के बाद जब मैं उनके कमरे की सफाई करने के लिए गई तो मैंने उनके पलंग के नीचे एक संदूक देखा। मैंने संदूक खोल कर देखा तो मैं हैरान रह गई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सास इतना बड़ा राज छुपा सकती हैं। मेरा नाम रीमा है और मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से थी। हमारे घर में पैसे कभी ज्यादा नहीं रहे, लेकिन मेरे माता पिता ने हमेशा मुझे अच्छे संस्कार दिए थे। उन्होंने मुझे सिखाया था कि चाहे जिंदगी में कितनी भी मुश्किलें आएं, इंसान को अपना फर्ज निभाना चाहिए। जब मेरी शादी तय हुई तो मेरे घर वाले बहुत खुश थे। उन्हें लगा था कि अब मेरी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और मुझे वो सारी खुशियां मिलेंगी जिनकी कमी मैंने बचपन से महसूस की थी। मैं भी अपने मन में बहुत सारे सपने लेकर, मेरे पति का नाम विजय था। मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरा अपना परिवार होगा, मेरा पति मेरा साथ देगा और मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। लेकिन जिस दिन मैंने उस घर में कदम रखा, उसी दिन से जैसे मेरी किस्मत ने कोई दूसरा ही रास्ता चुन लिया था। उस घर में मुझे खुशियां नहीं मिली, बल्कि जिम्मेदारियां और दुख मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी सास बहुत बीमार रहती थी। उनकी तबीयत हमेशा खराब रहती थी और उन्हें हर समय किसी की ज़रूरत होती थी। शुरू शुरू में मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं उनकी बहू हूँ, उनकी सेवा करना मेरा फ़र्ज़ है, इसीलिए मैंने कभी शिकायत नहीं की। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले उनकी देखभाल करती थी। उन्हें नहलाना, उनके कपड़े बदलवाना, उन्हें समय पर दवाई देना और उनके लिए खाना बनाना और फिर पूरे घर का काम करना, यही मेरी दिनचर्या बन गई थी। लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी मेरा पति था। वो ना तो एक अच्छा पति था और ना ही एक अच्छा बेटा। उसे किसी की परवाह नहीं थी, न अपनी माँ की न मेरी। उसे बस अपनी मौज मस्ती से मतलब था। वो गलत संगत में पड़ चुका था और उसकी आदतें इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे सुधारना लगभग नामुमकिन लगने लगा था। उसे जुआ खेलने की लत थी। वो घंटों घर से बाहर रहता था और अपना समय गलत लोगों के साथ बिताता था। उसे लड़कीबाजी का भी शौक था और मोहल्ले में उसकी हरकतों की बातें लोग अक्सर करते थे। मुझे बहुत ही शर्म महसूस होती थी, लेकिन मैं किसी से कुछ कह नहीं पाती थी। शादी के बाद मुझे उम्मीद थी कि शायद वो बदल जाएगा, लेकिन हर दिन के साथ उसकी आदतें और ख़राब होती चली गईं। मेरी सास अक्सर उसे समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन वो उनकी एक नहीं सुनता था। बाद में मुझे पता चला कि वो शादी से पहले ही बिगड़ चुका था। जब वो पढ़ाई के लिए बाहर हॉस्टल में रहा था, तब उसके कुछ ऐसे दोस्त बन गए थे जिन्होंने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था। शुरू में मेरी सास को इन बातों का पता नहीं था। उन्हें लगता था कि उनका बेटा पढ़ाई कर रहा है और अपना भविष्य बना रहा है। लेकिन जब लोगों ने उन्हें उसकी हरकतों के बारे में बताया, तो उनका दिल टूट गया था। उन्होंने तुरंत उसे वापस घर बुला लिया। उन्हें उम्मीद थी कि घर के माहौल में रहकर वो सुधर जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि घर लौटने के बाद उसे और ज़्यादा आज़ादी मिल गई और उसकी हरकतें और ज़्यादा बढ़ गईं। वो दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। कभी जुए में पैसे हार आता तो कभी किसी और मुसीबत में फंस जाता था। मेरी सास रात रात भर जागकर उसके लिए रोती रहती थी। उन्हें चिंता रहती थी कि उनका बेटा आखिर किस रास्ते पर जा रहा है। फिर उन्होंने सोचा कि शायद शादी ही उसे जिम्मेदार बना देगी। उन्होंने सोचा कि जब उसके सर पर परिवार की जिम्मेदारी आएगी तो वो खुद ही बदल जाएगा, और इसी उम्मीद में उन्होंने मेरी शादी उससे करवा दी। लेकिन उनकी उम्मीद पूरी नहीं हुई। शादी के बाद भी वो वैसा ही रहा, बल्कि पहले से भी ज्यादा लापरवाह हो गया। और इसी बीच हमारी जिंदगी में एक और बड़ी मुसीबत आ गई। मेरी सास को अचानक पैरालाइज हो गया। जिस दिन ये हुआ, उस दिन पूरा घर जैसे हिल गया था। वो जो किसी तरह घर को संभाले हुए थी, अब खुद बिस्तर पर आ गई थी। उनके शरीर का एक हिस्सा काम करना बंद कर चुका था और उन्हें हर छोटी बड़ी चीज के लिए किसी की मदद चाहिए होती थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं सुबह से रात तक सिर्फ उनकी सेवा में लगी रहती थी। उन्हें उठाना, बैठाना, खाना खिलाना, पानी पिलाना, दवाई देना, उनके कपड़े बदलना और उनका ध्यान रखना, यही मेरा संसार बन गया था। कई बार रात के बीच में भी उन्हें ज़रूरत पड़ती थी और मैं तुरंत उठ जाती थी, क्योंकि मुझे पता था कि उनके अलावा उनका कोई नहीं है। मेरा पति तो जैसे इस सबसे बिल्कुल अलग था। उसे अपनी माँ की हालत से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सुबह सवेरे घर से निकल जाता और देर रात वापस आता। कभी कभी तो कई कई दिन तक वो घर नहीं लौटता था, और जब लौटता भी था तो नशे में होता था। उसकी वजह से घर में पैसे की भी बहुत तंगी रहने लगी थी,
क्योंकि वो कोई ढंग का काम नहीं करता था। जो थोड़ा बहुत पैसा घर में होता, वो उसे जुए में उड़ा देता था। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरी पूरी ताकत और समय मेरी सास की सेवा में चला जाता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं खुद पूरे दिन ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी, लेकिन पहले उनकी ज़रूरतें पूरी करती थी। उनके चेहरे पर दर्द देखकर मेरा दिल भर आता था। वो अक्सर मेरा हाथ पकड़कर रो पड़ती थी और कहती थी कि बेटी, मैंने सोचा था कि मेरी वजह से तुम्हें अच्छा घर मिलेगा, लेकिन मैंने अनजाने में तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मैं उनकी बातें सुनकर चुप हो जाती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। वो खुद भी तो अपने बेटे की वजह से काफ़ी दुख झेल रही थी। कभी-कभी मैं रात को अपने कमरे में जाकर अकेले रोती थी। मुझे अपने मायके की याद आती थी, जहाँ गरीबी तो थी, लेकिन मन की शांति थी। यहाँ बड़ा घर था, लेकिन फिर भी सुकून नहीं था। हर दिन एक नई परेशानी लेकर आता था और हर रात थकान और उदासी छोड़ जाती थी। फिर भी मैंने कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। मैं अपनी सास की सेवा करती रही, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर मैं भी उनका साथ छोड़ दूंगी तो उनके पास कोई नहीं बचेगा। धीरे धीरे मेरी दुनिया बस उनके कमरे तक सीमित हो गई थी। वही मेरी सुबह थी, वही मेरी शाम थी और वही मेरी जिंदगी बन गई थी। जबकि मेरा पति अपनी मनमानी में लगा हुआ था और उसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसकी माँ किस हालत में है और उसकी पत्नी किन मुश्किलों से गुजर रही है। मैं बस हर दिन यही सोचकर जी रही थी कि शायद एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, शायद एक दिन मेरी मेहनत और मेरे धैर्य का फल मिलेगा। लेकिन उस समय तक मेरी जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों और संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। मैं देखने में बहुत सुंदर थी और शायद यही वजह थी कि मोहल्ले की औरतें अक्सर मुझे देखकर बातें किया करती थी। जब भी मैं अपनी सास के लिए दवाई लेने या घर के किसी काम से बाहर निकलती, तो कई औरतें मुझे देखकर कहती कि रीमा जैसी लड़की हर किसी को नहीं मिलती, इतनी सीधी, इतनी मेहनती और इतनी सुंदर। लेकिन इसकी तो किस्मत ही खराब है, किसी की नज़र लग गई है इसकी जिंदगी को। कुछ औरतें मेरे सामने ही अफसोस जताती और कहती कि देखो कैसी खिली खिली लड़की थी जब शादी होकर आई थी, और अब देखो 25 साल की उम्र में ही 40 साल की लगने लगी है। दिन रात बस बीमार सास की सेवा करती रहती है, न कहीं घूमना न फिरना, न कोई खुशी न कोई आराम। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। मैं ऊपर से मुस्कुरा देती थी, लेकिन अंदर ही अंदर टूट जाती थी। धीरे धीरे मुझे भी लगने लगा था कि शायद सच में मेरी किस्मत खराब है। शायद ऊपर वाले ने मेरे हिस्से में खुशियों से ज्यादा दुख लिख दिए हैं। मेरा पति तो जैसे मेरे होने या होने से बिल्कुल बेपरवाह था। वो कभी घर आता तो कभी कई कई दिन गायब रहता, और जब लौट कर आता तो कोई नया झगड़ा, कोई नया बहाना या कोई नया तमाशा लेकर आता था। उसके व्यवहार में मेरे लिए कभी प्यार नहीं था, कभी अपनापन नहीं था। मैंने हमेशा सोचा था कि शादी के बाद मेरा पति मेरा दोस्त बनेगा, मेरे सुख दुख समझेगा, कभी मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाएगा, मेरे लिए चूड़ियाँ खरीदेगा, कभी मेले में घुमाएगा, कभी बिना किसी वजह के मुस्कुराकर मुझसे बातें करेगा। लेकिन मेरे सारे सपने सपने ही रह गए। वो घर में होता भी था तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करता था, जैसे मैं उसकी पत्नी नहीं बल्कि कोई अजनबी हूँ। एक दिन मुझे मोहल्ले की एक औरत से पता चला कि मेरा पति गांव के बाहर खेतों में किसी दूसरी औरत के साथ पकड़ा गया है। जब लोगों ने उसे देखा तो सबने उसे बहुत खरी खोटी सुनाई थी। कोई उसे शर्म करने को कह रहा था, कोई उसे उसकी बीमार माँ की याद दिला रहा था, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। जब ये बात मेरे कानों तक पहुंची तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सीने में छुरा घोंप दिया हो। मैं काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाई थी। मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकलने लगे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के बाद भी कोई आदमी इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। मुझे लगा था कि चाहे वो मुझे प्यार न करे, लेकिन कम से कम शादी के रिश्ते की इज्जत तो करेगा। मगर वो तो हर सीमा पार कर चुका था। उस रात में बहुत देर तक जागती रही और सोचती रही कि आखिर मेरी गलती क्या थी। मैंने तो हमेशा उसका साथ देने की कोशिश की थी, उसकी माँ की सेवा की थी, उसके घर को अपना घर माना था। फिर भी मुझे बदले में सिर्फ अपमान और दर्द ही क्यों मिला था। लेकिन रो लेने से जिंदगी नहीं बदलती। अगले दिन फिर वही सुबह हुई, फिर वही काम शुरू हो गए। मैं अपनी सास की सेवा में लग गई, जैसे हर दिन लगती थी। एक दोपहर की बात है, मैं अपनी सास के पैरों की मालिश कर रही थी। उनके पैरों में अक्सर दर्द रहता था, इसलिए मैं रोज कुछ देर उनके पैरों को दबाती थी। तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा।
मैं उठी और जाकर दरवाज़ा खोला। सामने गांव का ही एक आदमी खड़ा था। मैंने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन वो कभी हमारे घर नहीं आया था। उसने आते ही इधर-उधर नज़र दौड़ाई और फिर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी नज़रें मुझे बहुत अजीब लगीं। वो मेरी आंखों और चेहरे से नज़रें हटा ही नहीं रहा था। मुझे उसके देखने का तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने मुझसे पूछा कि तुम्हारा पति घर पर है क्या? मैंने कहा नहीं, वो इस समय घर पर नहीं है। आप बताइए क्या काम था? वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी थी। मैं थोड़ी देर के बाद फिर आ जाऊंगा। लेकिन उसके बोलने का तरीका मुझे अजीब लगा, जैसे वो सिर्फ मेरे पति के लिए नहीं आया था। मैं समझ गई थी कि उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जो साफ नहीं था। वो थोड़ी देर और खड़ा रहा, फिर चला गया। लेकिन उसके जाते ही मेरे मन में डर बैठ गया था। मुझे महसूस हो रहा था कि ये पहली बार ज़रूर आया है, लेकिन आखिरी बार नहीं आया। वो फिर किसी न किसी बहाने यहाँ आने की कोशिश करेगा। मैंने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा दी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मैं अपने कमरे में गई और वहाँ का दरवाज़ा भी बंद कर लिया। कुछ देर तक मैं गहरी सांसें लेती रही और खुद को संभालने की कोशिश करती रही, क्योंकि उसके देखने के तरीके ने मुझे अंदर तक डरा दिया था। तभी अचानक मेरी सास के कमरे से कुछ गिरने जैसी आवाज़ आई। मैं घबराकर वहाँ दौड़ी तो देखा कि वो खुद से पानी पीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हाथ ठीक से काम नहीं कर रहा था और लोटा उनके हाथ से फिसल गया था। मैं तुरंत उनके पास बैठ गई। मैंने उन्हें सहारा देकर ठीक से बैठाया और अपने हाथों से पानी पिलाया। पानी पीने के बाद उन्होंने मेरी तरफ देखा और शायद मेरे चेहरे की घबराहट समझ गईं। उन्होंने धीमी आवाज़ में पूछा, क्या हुआ बेटी? तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? मैं कुछ पल चुप रही, क्योंकि मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, लेकिन उनकी ममता भरी नज़रें देखकर मेरी आंखें भर आईं और मुझे लगा जैसे इस पूरे घर में अगर कोई मेरा दर्द समझ सकता है, तो वो सिर्फ मेरी बीमार सास ही थी। मैं अपनी सास के पास ही बैठी थी। उन्होंने पानी पी लिया था और अब थोड़ा आराम महसूस कर रही थी। मैं उनके सर पर हाथ फेर रही थी और मन ही मन सोच रही थी कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी। तभी अचानक बाहर से जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा धक्का देकर खोला हो। अगले ही पल मेरा पति लड़खड़ाता हुआ कमरे में घुस आया। उसके कदम ठीक से नहीं पड़ रहे थे और उसके मुंह से तेज बदबू आ रही थी। उसे देखते ही मैं समझ गई कि वो फिर नशे में धुत होकर घर आया है। उसके चेहरे पर गुस्सा था और आंखें लाल हो रही थी। वो आते ही अपनी माँ के सामने खड़ा हो गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा। वो बोला, ओ बढ़िया, मुझे पैसे दे, मुझे अभी पैसे चाहिए, और अगर तूने पैसे नहीं दिए तो अच्छा नहीं होगा। तूने मेरी पूरी जिंदगी खराब कर दी है। पहले तो मुझे इस गांव में बुला लिया और फिर इस गांव की गवार लड़की से मेरी शादी करवा दी। मैं शहर में रहने वाला आदमी हूँ, मैं शहर में पढ़ा हूँ और मेरी जिंदगी यहाँ आकर बर्बाद हो गई है। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मैं जानती थी कि नशे में वो कुछ भी कर सकता है। मेरी सास उसकी बातें सुनकर दुख से भर गईं। उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, बेटा, तुझे जरा भी शर्म नहीं आती? तू अपनी बीमार माँ से इस तरह बात कर रहा है। मैंने हमेशा तेरी भलाई चाही है, लेकिन तूने कभी मेरी इज्जत नहीं की। ऊपर वाले के लिए थोड़ा तो होश कर और अपनी हरकतें सुधार ले। लेकिन उसने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और वो और ज्यादा गुस्से में आ गया और बोला, मुझे भाषण मत दे, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए और अभी के अभी चाहिए। मेरी सास ने कमजोर आवाज में कहा कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है बेटा, जो थे वो घर के खर्च और दवाइयों में लग गए। लेकिन उसे भरोसा ही नहीं था। वो बार बार कहता रहा कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने जरूर कहीं पैसे छिपा रखे हैं। मैं उस समय खुद को रोक नहीं पाई और उसके सामने खड़ी हो गई। मैंने कहा, उनके पास सच में कोई पैसे नहीं है, और अगर है भी तो वो उनकी दवाई और ज़रूरत के लिए है। तुम क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? मेरी बात सुनते ही उसने मुझे घूर कर देखा, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी दुश्मन हूँ। फिर उसने मेरा हाथ झटक दिया और मुझे एक तरफ धकेल दिया। मैं लड़खड़ाकर पीछे हो गई, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और दोबारा उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी सास बार बार उसे रोक रही थी, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वो सीधे उनके बिस्तर के पास गया और उनके तकिए के नीचे रखे पुराने पर्स को उठा लिया। मेरी सास घबराकर बोली, नहीं बेटा, ऐसा मत कर, उसमें मेरे इलाज के पैसे हैं। लेकिन उसने उनकी बात अनसुनी कर दी। वो पर्स खोलकर उसमें पैसे ढूंढने लगा। काफी देर तक उसे कुछ खास नहीं मिला। फिर उसे कुछ नोट दिखाई दिए। शायद मेरी सास ने अपनी दवाइयों
और किसी ज़रूरत के लिए बचाकर रखे थे। उसने तुरंत वो पैसे निकाल लिए। मेरी सास की आंखों से आंसू बहने लगे और वो कांपती हुई आवाज़ में बोली, बेटा ये मत ले जा, मुझे दवाई लेनी है। लेकिन उसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं था। उसने पैसे अपनी जेब में रखे और बोला, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब वापस कर दूंगा। हालांकि हम दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि ऐसा कभी नहीं होगा। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और गुस्से में बड़बड़ाता हुआ वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। मेरी सास फूट फूट कर रोने लगी और मैं उन्हें संभालने लगी। मेरे अपने आंसू भी नहीं रुक रहे थे, लेकिन उस समय मुझे उनके लिए मजबूत बनना था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और रोते हुए बोली, बेटी मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरा बेटा सुधर जाएगा, लेकिन मैंने तेरी जिंदगी भी अपने साथ साथ बर्बाद कर दी। उनकी बात सुनकर मेरा दिल और टूट गया। मैंने उनके हाथ दबाते हुए कहा कि ऐसा मत कहिए माँ, आपकी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया, लेकिन अब आप खुद को परेशान मत कीजिए। मैं हूं ना आपके साथ। हालांकि ये कहते समय मेरे अपने दिल में कितना दर्द था, ये सिर्फ मैं जानती थी। उस दिन पहली बार मुझे लगा कि इस घर में हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा हैं। एक बीमार माँ और एक टूटी हुई बहू, जिनके अपने ही उन्हें दर्द देने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे थे। और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में मेरी जिंदगी में इससे भी बड़ा तूफान आने वाला है। एक दिन मैं घर के कामों में लगी हुई थी। सुबह से ही झाड़ू पोछा बर्तन और खाना बनाने में लगी हुई थी। मेरी सास अपने कमरे में आराम कर रही थी और मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही थी कि तभी अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। उस आवाज को सुनकर मेरे हाथ रुक गए और न जाने क्यों मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया। मैं धीरे से खिड़की के पास गई और बाहर झांक कर देखा तो मेरा दिल धक से रह गया। बाहर वही आदमी खड़ा था जो कुछ दिन पहले मेरे पति को ढूंढते हुए आया था और जिसने मुझे बहुत अजीब नजरों से देखा था। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, फिर हिम्मत करके दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, वो हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, पहचान लिया ना, मैं वही हूँ जो उस दिन आया था। क्या तुम्हारा पति घर पर है? मैंने तुरंत कहा कि नहीं, वो अभी घर पर नहीं है। अगर आपको कोई ज़रूरी काम है तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। लेकिन उसने सर हिलाकर कहा कि नहीं, मुझे बात उसी से करनी है। कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर के बाद फिर से आ जाऊंगा, शायद तब मिल जाए। इतना कहकर वो कुछ पल तक मुझे देखता रहा, फिर बोला, लेकिन जाने से पहले मुझे तुमसे एक बात कहनी है। उसकी ये बात सुनकर मेरा चेहरा पीला पड़ गया। मेरे हाथ कांपने लगे और मुझे लगा कि अभी दरवाज़ा बंद कर दूं, लेकिन उसने जल्दी से कहा कि पहले मेरी बात सुन लो। मैं चुप रही तो वो बोला, तुम बहुत ही खूबसूरत हो। तुम इस छोटे से घर और इस दुख भरी जिंदगी में रहने के लिए नहीं बनी हो। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, आराम दूंगा, ऐसी जिंदगी दूंगा जिसका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा होगा। उसके मुंह से ये बातें सुनते ही मेरा खून खौल उठा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं खुद को मुश्किल से संभाल पाई। मैंने सख्त आवाज में कहा कि खबरदार, जो आगे से ऐसी कोई बात की तुमने, मुझे क्या समझ रखा है? मैं शादीशुदा हूँ और चाहे मेरा पति जैसा भी हो, वो मेरा पति है। मैं उसे कभी धोखा नहीं दूंगी और ना ही तुम्हारी बातों में आने वाली हूँ। आज के बाद ऐसी बात करने की कोशिश भी मत करना। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसकी आंखों में फिर भी एक अजीब सा भाव था। मैंने बिना एक पल गवाए दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। दरवाजा बंद करते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं सीधे रसोई में भागी और घड़े से पानी निकालकर एक गिलास भरकर पी गई। काफी देर तक मैं वहीं खड़ी रही और खुद को संभालने की कोशिश करती रही। धीरे धीरे मेरा डर कम हुआ और मैं फिर अपने काम में लग गई। कुछ देर के बाद दोपहर का समय हो गया और मुझे अपनी सास को खाना देना था। मैं उनके कमरे की तरफ गई, लेकिन कमरे में पहुंचते ही मैं रुक गई, क्योंकि वहां एक आदमी बैठा हुआ था जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं हैरान होकर अपनी सास से पूछने लगी, माँ जी, ये कौन है? तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी ये मेरे भाई हैं, तुम इनके लिए कुछ चाय नाश्ता बना दो। मैं तुरंत रसोई में चली गई और उनके लिए चाय और नाश्ता तैयार करने लगी। उधर दोनों भाई बहन काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। उनकी आवाज सुनकर लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है। जब मैं चाय लेकर गई तो मैंने देखा कि मेरी सास के चेहरे पर लंबे समय बाद थोड़ी खुशी दिखाई दे रही थी। ये देखकर मुझे भी अच्छा लगा। कुछ देर के बाद उनके भाई जाने लगे, तभी अचानक मेरा पति घर आ गया। उसने बाहर से ही अपने मामा को जाते हुए देख लिया था। जैसे ही वो अंदर आया,
उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। वो सीधे अपनी माँ के कमरे में घुस गया और आते ही चिल्लाने लगा, ओ बुढ़िया, मुझे पता है तेरा भाई आया था। मैं जानता हूँ वो बहुत अमीर है, तू भी अमीर घर से आई थी। मुझे बता, वो तुझे कितने पैसे देकर गया है? जल्दी से निकाल और मुझे दे दे। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि मैं घबरा गई। मेरी सास ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, बेटा, तेरे मामा सिर्फ मिलने आए थे, उन्होंने कोई पैसे नहीं दिए। लेकिन उसने उनकी एक नहीं सुनी और वो कमरे में इधर उधर सामान उलटने पलटने लगा। कभी अलमारी खोलता, कभी बिस्तर टटोलता, कभी पुराने बक्से खंगालता, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं मिला। वो और ज्यादा गुस्से में आ गया और अपनी माँ को बुरा भला कहने लगा। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर काफी देर तक हंगामा करने के बाद वो गुस्से में घर से निकल गया। उसके जाने के बाद कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मैं अपनी सास के पास गई और उन्हें सहारा देकर बैठाया। वो बहुत दुखी लग रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और धीमी आवाज में बोली, बेटी, ये मेरे भाई थे। हम लोग बहुत अच्छे और संपन्न परिवार से थे। तेरे ससुर अमीर नहीं थे, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती इंसान थे। मैंने सिर्फ उनकी अच्छाई देखकर उनसे शादी की थी। मुझे लगा था कि मेहनत की कमाई में ही सच्ची खुशी होती है और मैं अपने फैसले से खुश भी थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बेटा इतना निकम्मा और लालची निकलेगा। मैंने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, आप बार बार खुद को दोष मत दीजिए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जो होना था वो हो गया। अब हमें बस हिम्मत से आगे बढ़ना है। मैं उन्हें समझा ही रही थी कि अचानक मुझे चक्कर आने लगा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा और मैं वहीं बैठ गई। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। मुझे बार बार कमजोरी महसूस होती थी और कभी कभी उल्टी जैसा भी लगता था। माँ जी ने कई बार कहा था कि डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन घर के कामों में मैं हर बार टाल देती थी। इस बार उन्होंने सख्ती से कहा कि नहीं बेटी, अब डॉक्टर के पास जाना जरूरी है। अगले दिन मैं गांव के डॉक्टर के पास गई और जांच करवाई। जब डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि बधाई हो, तुम माँ बनने वाली हो, तो कुछ पल के लिए मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मुझे लगा जैसे मेरी सारी परेशानियों के बीच अचानक उम्मीद की एक किरण आ गई हो। मेरे चेहरों पर महीनों बाद सच्ची मुस्कान आई थी। मैं जल्दी जल्दी घर लौटी और सबसे पहले अपनी सास को ये खुशखबरी सुनाई। जैसे ही उन्हें पता चला कि वो दादी बनने वाली हैं, उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा। उस दिन बहुत समय के बाद हमारे घर में खुशी की एक छोटी सी रोशनी जली थी। हालांकि घर का माहौल अब भी खराब था, मेरा पति अब भी वैसा ही था, लेकिन मेरे दिल में पहली बार एक नई उम्मीद जन्म ले चुकी थी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। मेरे भीतर एक नई जिंदगी पल रही थी और मुझे लगने लगा था कि शायद ऊपर वाले ने मेरे सारे दुखों के बीच मेरे लिए मेरा सबसे बड़ा तोहफा भेजा है। मेरी सास मेरी खुशी देखकर खुद भी बहुत खुश थी। उन्होंने मेरे सर पर प्यार से हाथ फेरा और बोली, बेटी, अब तुम्हें अपना भी ध्यान रखना होगा। तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारा बच्चा भी है। जाओ अपने कमरे में जाकर थोड़ा आराम कर लो, सुबह से काम करती रहती हो। मैंने मुस्कुराकर उनकी बात मान ली और धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ चली गई। कमरे में पहुंचकर मैं बिस्तर पर बैठ गई और मेरी नज़र सामने दीवार पर टंगी मेरी और विजय की शादी की तस्वीर पर पड़ी। मैं कुछ देर तक उस तस्वीर को देखती रही। उस तस्वीर में हम दोनों मुस्कुरा रहे थे। मेरे चेहरे पर कितनी खुशी थी और मेरी आंखों में कितने सपने थे। मुझे याद आया कि शादी वाले दिन मैंने कितनी उम्मीदें लगाई थी। मुझे लगा था कि मेरा पति मेरा साथ देगा, मेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। लेकिन आज सब कुछ कितना अलग था। तभी मुझे उस आदमी की बात याद आ गई, जो कुछ दिन पहले मेरे दरवाजे पर आया था और मुझे अपने साथ चलने के लिए कह रहा था। उसने कितनी आसानी से कह दिया था कि वो मुझे पैसा, दौलत और आराम की जिंदगी देगा, लेकिन वो क्या जाने कि एक औरत के लिए सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैं अपने पति से चाहे जितनी दुखी थी, लेकिन मैं फिर भी उसके साथ धोखा करने की बात कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं खुद से कह रही थी कि नहीं रीमा, तू गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, तू अपने रिश्ते की इज्जत करेगी। मेरा पति जैसा भी है, आखिर वो मेरा पति है और मुझे यकीन है कि वो एक दिन वो जरूर बदलेगा। शायद एक दिन उसे अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो मेरे प्यार और मेरी वफादारी को समझेगा। मैं इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी, तभी मुझे याद आया कि अभी तो मैंने विजय को सबसे बड़ी खुशखबरी भी नहीं दी है। उन्हें अभी तक नहीं पता कि वो पिता बनने वाले हैं। ये सोचते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई।
मैंने अपने पेट पर हाथ रखा और मन ही मन सोचने लगी कि जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो कितने खुश होंगे। शायद पहली बार उन्हें किसी जिम्मेदारी का एहसास होगा। शायद इस बच्चे के आने की खबर सुनकर वो अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ देंगे और एक अच्छे पिता बन जाएंगे। मैं अपने मन में तरह तरह की खुशियां बुन रही थी। शाम धीरे धीरे रात में बदल गई और मैं उनके घर लौटने का इंतजार करने लगी। काफी देर बाद दरवाजे की आवाज आई और विजय घर आ गए। हमेशा की तरह उनके कदम लड़खड़ा रहे थे और उनके मुंह से बदबू आ रही थी। लेकिन उस समय भी मैंने उनके चेहरे में एक अच्छे पिता की उम्मीद ढूंढने की कोशिश की। मैंने उन्हें पहले पानी दिया, फिर खाना परोसा। वो चुपचाप खाना खाने लगे। मैंने सोचा कि यही सही समय है। मैं उनके पास बैठ गई। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। मैं घबराई हुई भी थी और खुश भी। आखिरकार मैंने हिम्मत करके धीरे से कहा कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात कहनी है। उन्होंने बिना मेरी तरफ देखे पूछा कि क्या बात है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि आप पिता बनने वाले हैं, मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे शब्द सुनकर मैं उनके चेहरे पर खुशी देखने का इंतजार करने लगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने मेरी सारी उम्मीदें तोड़ दी। उन्होंने अचानक मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी आंखों में खुशी नहीं थी बल्कि नाराजगी थी। उनका चेहरा एकदम से उतर गया और वो गुस्से में बोले कि ये क्या बकवास कर रही है तू? एक बोझ कम था क्या जो दूसरा आने वाला है? उनकी ये बात सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे सीने पर पत्थर रख दिया हो। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती रह गई। मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि कोई पिता बनने की खबर सुनकर ऐसा भी बोल सकता है। मैंने सोचा था कि वो खुश होंगे, मुस्कुराएंगे, मुझसे कुछ पूछेंगे, लेकिन उन्होंने तो जैसे मेरे बच्चे के अस्तित्व को ही बोझ कह दिया था। इतना कहकर वो मेरी तरफ से मुंह फेरकर करवट लेकर लेट गए, जैसे मैंने कोई बेकार सी बात कह दी हो। कमरे में सन्नाटा छा गया और मैं वहीं बैठी रह गई। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। मैं उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन रोक नहीं पाई। मेरी सारी खुशियां एक पल में बिखर गई थी। जिस खबर को सुनाने के लिए मैं पूरे दिन उत्साहित थी, वही खबर मेरे लिए दर्द बन गई थी। मैं धीरे से उठी और कमरे के एक कोने में जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मैं सोच रही थी कि आखिर मेरा बच्चा आने से पहले ही अपने पिता के लिए बोझ कैसे बन गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे हर खुशी के बदले दुख ही मिलता था। मैं बहुत देर तक रोती रही, लेकिन विजय ने एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं क्यों रो रही हूँ। उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाई। मैं अपने पेट पर हाथ रखकर बस यही सोचती रही कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे उसका पिता उसे बोझ समझे, लेकिन मेरे लिए मेरा बच्चा मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। मैं उसे हर हाल में संभालूंगी और उसे कभी ये महसूस नहीं होने दूंगी कि उसके आने की खबर सुनकर उसकी माँ के दिल के कितने टुकड़े हुए थे। उस रात मेरी आंखों से आंसू बहते रहे और मेरे मन की एक और उम्मीद हमेशा के लिए टूट गई। धीरे धीरे घर की हालत और खराब होती जा रही थी। घर में रखा राशन खत्म होने लगा था। कभी आटा कम पड़ जाता तो कभी दाल खत्म हो जाती। कई बार तो ऐसा होता था कि मैं खुद ठीक से खाना नहीं खाती थी ताकि मेरी सास और मेरे पेट में पल रहे बच्चे के लिए कुछ बचा रहे। मेरी सास की तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी दवाइयों का खर्च बढ़ रहा था और घर में कमाने वाला कोई नहीं था। विजय को घर की जिम्मेदारियों से कोई मतलब नहीं था। उसे सिर्फ अपनी बुरी आदतों और अपनी मनमर्जी की जिंदगी से मतलब था। मैं हर दिन चिंता में डूबी रहती थी कि आखिर आगे क्या होगा। एक दिन मैं बाजार से सब्जियां लेने गई हुई थी। मैं सब्जी वाले से भाव कर रही थी कि तभी गांव के कुछ आदमी मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक बोला, रीमा, हम तुम्हारी इज्जत करते हैं और जानते हैं कि तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम्हारे पति की हरकतें अब हद पार कर चुकी हैं। कभी वो कहीं बैठकर पीता है, कभी अपने बिगड़े हुए दोस्तों के साथ जुआ खेलता है। अब तो वो गांव की बहू बेटियों पर भी गलत नजर रखने लगा है। हम उसे ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उनकी बातें सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं जमीन में गड़ जाऊं। मैंने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से या मेरे पति की वजह से आपको कोई परेशानी हो। मैं उनसे बात करूंगी और उन्हें समझाऊंगी कि वो अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। मेरी आवाज में दर्द और मजबूरी दोनों थे। शायद उन्होंने भी मेरी हालत समझ ली, इसलिए ज्यादा कुछ कहे बिना वहां से चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद मेरा मन बहुत बेचैन हो गया था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं विजय को कितनी बार समझा चुकी थी, लेकिन उस पर किसी बात का कोई असर नहीं होता था। उसकी हरकतें हर दिन और खराब होती जा रही थी।
उधर मेरी सास की हालत भी बिगड़ रही थी और मेरे बच्चे के आने का समय भी धीरे धीरे करीब आ रहा था। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये घर पूरी तरह बिखर जाएगा। इसलिए मैंने घर बैठे सिलाई का काम शुरू कर दिया। शुरू में मोहल्ले की 2-3 औरतें अपने कपड़े लेकर आईं, फिर धीरे धीरे और लोग आने लगे। किसी को ब्लाउज सिलवाना होता, किसी को सलवार, तो किसी को बच्चों के कपड़े। मैं दिन रात मेहनत करने लगी। मेरी उंगलियां कई बार सुई चुभने से घायल हो जाती थी, लेकिन मैं फिर भी काम करती रहती थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चे और अपनी सास की जिम्मेदारी निभानी थी। धीरे धीरे सिलाई से थोड़े बहुत पैसे आने लगे। उन्हीं पैसों से घर का राशन आने लगा और मेरी सास की दवाइयाँ भी खरीदी जाने लगीं। पहली बार मुझे लगा कि शायद मैं हालात को संभाल लूंगी, लेकिन मेरी ये छोटी सी खुशी भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। जब विजय को पता चला कि मैं सिलाई करके पैसे कमाने लगी हूँ, तो उसकी नज़र उन पैसों पर पड़ गई। वो घर आता और मुझसे पैसों की मांग करने लगता। जब मैं मना करती या कहती कि ये पैसे माँ जी की दवाइयों और घर के खर्चे के लिए है, तो वो गुस्से में आ जाता। कई बार उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। मेरे पेट में उसका बच्चा पल रहा था, लेकिन उसे इसकी भी परवाह नहीं थी। वो मुझे धक्का देता, मुझ पर चिल्लाता और ज़बरदस्ती पैसे छीन कर ले जाता। मैं रोती रह जाती और वो पैसे लेकर शराब और जुए में उड़ा देता। एक दिन मैंने तय किया कि अब मुझे उससे शांति से बात करनी चाहिए, शायद वो मेरी बात समझ जाए। उस दिन वो घर पर था, तो मैं उसके पास बैठ गई और बहुत प्यार से समझाने लगी कि अब हम अकेले नहीं हैं, हमारा बच्चा आने वाला है, माँ जी की हालत भी खराब है, हमें संभलना होगा। लेकिन उसने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। वो गुस्से में उठा और मेरे पास रखे पैसे छीन लिए। मैंने बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरी कलाई झटक दी और पैसे लेकर घर से निकल गया। उसके जाते ही मेरे दिल में अजीब सी घबराहट होने लगी। मैं बहुत दुखी थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो माँ जी के पास बैठती हूँ, शायद उनसे बात करके मन हल्का हो जाए। मैं धीरे धीरे उनके कमरे में गई, लेकिन कमरे में पहुँचते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। माँ जी अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, उनकी आंखें बंद थीं। मैंने सोचा कि शायद वो सो रही हैं। मैं उनके पास जाकर बैठी और धीरे से बोली, माँ जी, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर उन्हें आवाज़ दी और उनके कंधे को हिलाया, फिर भी कोई हरकत नहीं हुई। मेरे दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। मैंने घबराकर उन्हें ज़ोर से हिलाया और बार-बार पुकारने लगी, माँ जी, आँखें खोलिए माँ जी, मुझसे बात कीजिए। लेकिन वो बिल्कुल शांत थीं। तभी मुझे एहसास हुआ कि उनका शरीर ठंडा पड़ चुका है। उनके हाथों में अब वो गर्माहट नहीं थी, जो हमेशा रहती थी। उस पल जैसे मेरी पूरी दुनिया रुक गई। मुझे समझने में कुछ पल लगे कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी हैं। मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकल गई और मैं उनके सीने पर सर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस घर में अगर कोई मुझे समझता था, अगर कोई मुझे मेरी बेटी कहकर बुलाता था, अगर कोई मेरे दुख को महसूस करता था, तो वो सिर्फ माँ जी थी और अब वो भी चली गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी चीख सुनकर मोहल्ले के लोग भी घर में जमा होने लगे। सब समझ गए थे कि माँ जी अब नहीं रहीं। कुछ औरतें मुझे संभालने लगीं, लेकिन मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं बार बार यही कह रही थी कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। कुछ दिन के बाद गांव वालों की मदद से उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरा गांव वहां मौजूद था, क्योंकि सब उनका सम्मान करते थे। लेकिन विजय के चेहरे पर भी वो दुख नहीं था जिसकी उम्मीद एक बेटे से की जा सकती है। मैं चिता की आग को देखती रही और महसूस करती रही कि मेरी जिंदगी का आखिरी सहारा भी आज राख बनकर मेरी आंखों के सामने खत्म हो गया था। उस दिन के बाद घर और ज्यादा सूना हो गया और मेरे दिल में ऐसा खालीपन भर गया था जिसे कोई कभी नहीं भर सकता। मेरी सास का अंतिम संस्कार भी हो चुका था। घर में जो थोड़ी बहुत रौनक बची थी, वो भी उनके साथ चली गई थी। अब उस घर की हर दीवार मुझे उनकी याद दिलाती थी। उनका कमरा वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गई थी। उनका तकिया, उनकी चादर, उनकी दवाइयों की शीशियाँ, सब कुछ अपनी जगह पर रखा हुआ था, लेकिन वो नहीं थी। मैं बार-बार उनके कमरे में चली जाती थी और घंटों वहीं बैठी रहती थी। मुझे यकीन ही नहीं होता था कि अब वो कभी मुझे बेटी कहकर नहीं बुलाएंगी, कभी मेरे सर पर हाथ नहीं फेरेंगी, कभी मुझे आराम करने के लिए नहीं कहेंगी। इस दुनिया में आने के बाद मैंने बहुत दुख देखे थे, लेकिन उनका जाना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था, क्योंकि इस घर में वही एक इंसान थी जो मुझे समझती थी, मेरे दर्द को महसूस करती थी और हर मुश्किल में मेरा सहारा बनती थी।
मैं उनके बिस्तर के पास बैठी उनकी बातें याद कर रही थी। मुझे याद आ रहा था कि कैसे मैं रोज उनके पैरों की मालिश करती थी, कैसे उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती थी, कैसे रात को उनके पास बैठकर बातें करती थी और वो मुझे अपनी पुरानी यादें सुनाया करती थी। विजय का कहीं पता नहीं था। अंतिम संस्कार के समय भी वो ठीक से नहीं दिखा था और अब पूरा दिन बीत चुका था, लेकिन वो घर नहीं लौटा था। हालांकि उसकी आदत थी कई कई घंटों तक गायब रहने की, लेकिन फिर भी आज कुछ अलग लग रहा था। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ है। मैं अपनी सास के कमरे में बैठी इन्हीं ख्यालों में डूबी हुई थी और अपने पेट पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अब मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए भी मजबूत बनना था। तभी अचानक बाहर कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई दी। मैं उठकर बाहर आई तो देखा गांव के कुछ आदमी दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्हें देखकर मेरे मन में घबराहट होने लगी। मैंने पूछा कि क्या बात है। तब उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, रीमा, हमें तुम्हें एक बात बतानी है। उसकी आवाज़ सुनकर ही मेरा दिल बैठने लगा। मैंने डरते हुए पूछा, क्या हुआ है। तब उसने कहा कि विजय को पुलिस पकड़कर ले गई है। वो इस समय जेल में है। मैं कुछ पल तक उसे देखती रह गई। मुझे लगा शायद मैंने गलत सुना है। मैंने फिर पूछा, क्या कहा आपने। तब उसने बताया कि विजय ने गांव के ही एक घर में चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन रंगे हाथों पकड़ा गया। लोगों ने उसे पकड़ लिया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो जेल में बंद है। उसकी बात सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई हो। मैं वहीं दरवाजे के पास बैठ गई। मेरे कानों में उसकी बातें गूंजती रहीं। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि विजय इतना नीचे गिर जाएगा। मैं जानती थी कि वो जुआ खेलता है, गलत लोगों के साथ घूमता है और तरह तरह की गलत हरकतें करता है, लेकिन चोरी तक पहुंच जाएगा, ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। पैसों का लालच उसके अंदर इतना बढ़ चुका था कि अब उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं दिखाई दे रहा था। वो लगातार एक के बाद एक गलतियां करता जा रहा था और हर बार पहले से ज्यादा नीचे गिरता जा रहा था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, उनमें शर्म भी थी, गुस्सा भी था और टूटन भी थी। मुझे लग रहा था जैसे उसने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि मेरी भी इज्जत मिट्टी में मिला दी हो। गांव वाले पहले ही उसकी हरकतों से परेशान थे और अब चोरी की खबर पूरे गांव में फैल चुकी थी। लोग क्या क्या बातें करेंगे, ये सोचकर ही मेरा दिल कांप रहा था। लेकिन उससे भी ज्यादा दुख इस बात का था कि जिस आदमी के सुधरने की उम्मीद में इतने सालों से लगाए बैठी थी, वो हर दिन और ज्यादा बर्बाद होता जा रहा था। मैंने कितनी बार उसे समझाया था, कितनी बार उससे विनती की थी कि वो बदल जाए, क्योंकि अब हमारा बच्चा आने वाला है, लेकिन उसने कभी मेरी बात को महत्व नहीं दिया। और अब जब वो जेल पहुंच चुका था, गांव वाले कुछ देर तक मुझे हिम्मत बंधाते रहे, फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही मैं वापस अपनी सास के कमरे में आकर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। एक तरफ मेरी सास मुझे छोड़कर जा चुकी थी, दूसरी तरफ मेरा पति जेल में था और तीसरी तरफ मेरे पेट में पल रहा मासूम बच्चा था, जिसका भविष्य मुझे अंधेरे में दिखाई दे रहा था। लेकिन बहुत देर तक रोने के बाद मैंने अपने आंसू पोंछे और अपने पेट पर हाथ रखकर खुद से कहा कि अब मुझे टूटना नहीं है। अगर मैं भी हार गई तो इस बच्चे का क्या होगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मुझे इसके लिए जीना होगा, मुझे इसके लिए लड़ना होगा, क्योंकि अब यही बच्चा मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद था और शायद वही कारण था जिसकी वजह से मैं अभी तक सांस ले पा रही थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक तरफ मेरा पति जेल में था, दूसरी तरफ मेरे सर पर कर्ज और जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा था। मैं अपने कमरे में बैठी देर तक सोचती रही। फिर मैंने घर में रखे थोड़े बहुत पैसे ढूंढने शुरू किए। अलमारी के कोने में कुछ नोट मिले, एक पुराने डिब्बे में कुछ सिक्के रखे हुए थे, लेकिन उन पैसों से कुछ नहीं होने वाला था। मैं बार बार हिसाब लगाती और हर बार निराश हो जाती। आखिर थक हार कर मैं अपनी सास के कमरे में चली गई। उस कमरे में कदम रखते ही मेरी आंखें भर आईं, क्योंकि उनकी याद अभी भी हर कोने में बसी हुई थी। मैं धीरे धीरे इधर उधर देखने लगी कि शायद कहीं कुछ पैसे रखे हों जिनके बारे में मुझे पता न हो। तभी मेरी नज़र पलंग के नीचे रखे एक पुराने से संदूक पर पड़ी। मैंने उसे पहले भी कई बार देखा था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था। मैं उसके सामने बैठ गई और उसे देखने लगी। मेरे मन में सवाल उठने लगे कि आखिर इसके अंदर क्या होगा। फिर तुरंत मेरे मन ने मुझे रोका और कहा, नहीं रीमा, किसी के जाने के बाद उसकी चीज़ों को इस तरह खोलना ठीक नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि हालात बहुत ख़राब हैं और शायद कोई ज़रूरी चीज़ मिल जाए।
काफी देर तक मैं दुविधा में बैठी रही। फिर आखिर मैंने हिम्मत करके उसका ताला तोड़ दिया। जैसे ही संदूक खुला, मेरी सांसें थम सी गईं। अंदर जो था उसे देखकर मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां कई सोने के हार रखे हुए थे, कई कड़े, अंगूठियां और दूसरे कीमती गहने बड़े संभाल कर रखे गए थे। मैं कुछ पल तक उन्हें देखती ही रह गई। फिर मेरी नजर एक तरफ रखे कागजात पर गई। मैंने उन्हें उठाकर पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि वो जमीन और संपत्ति के कागज थे। मैं हैरान रह गई। तभी मुझे अपनी सास की बातें याद आईं। उन्होंने कई बार बताया था कि उनका मायका बहुत संपन्न परिवार से था और उनके भाई भी काफी अमीर थे। अब मुझे समझ आ गया था कि शायद उनके भाई ने ही ये सब उन्हें दिया होगा और उन्होंने इसे सबसे छिपाकर रखा था। शायद उन्हें डर था कि अगर विजय को इस बारे में पता चल गया तो वो सब कुछ बेचकर बर्बाद कर देगा, क्योंकि वो अपने बेटे के लालच और आदतों को अच्छी तरह से जानती थी। मैं काफी देर तक उन गहनों और कागजात को देखती रही। फिर एक पल के लिए मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं इनमें से कुछ बेच दूं और विजय को जेल से छुड़वा लूं। आखिर वो मेरा पति है। लेकिन अगले ही पल मुझे अपनी सास का चेहरा याद आ गया। मुझे लगा कि उन्होंने ये सब किसी वजह से बचाकर रखा था और मुझे उनके भरोसे को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर मैंने आज ये सब खर्च कर दिया तो शायद आने वाले समय में मेरे बच्चे का सहारा भी खत्म हो जाएगा। मैंने गहरी सांस ली और सारे गहने और कागज वापस उसी तरह संदूक में रख दिए। फिर उसे बंद कर दिया। उसके बाद मैं गांव के सरपंच के पास गई। मैंने उन्हें सारी बात बताई और बहुत विनती की। काफी देर समझाने के बाद उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और मुझे कुछ पैसे उधार दे दिए। उन पैसों को लेकर मैं पुलिस थाने गई और सारी औपचारिकताएं पूरी करके विजय को छुड़वा लिया। जब वो जेल से बाहर आया तो उसके चेहरे पर पहले वाली अकड़ नहीं थी। वो चुपचाप मेरे पीछे चल रहा था, जैसे उसे खुद अपनी हालत पर शर्म आ रही हो। रास्ते भर गांव के लोग हमें देखते रहे। कई लोग ताने मार रहे थे, कोई कह रहा था कि देखो कैसी औरत है, इतना सब होने के बाद भी अपने पति को छुड़ाने आई है। कोई कह रहा था कि ऐसे आदमी को तो जेल में ही सड़ने देना चाहिए था। तो कोई कहता था कि ये कभी नहीं सुधरेगा। उनकी बातें मेरे दिल को चीर रही थी, लेकिन मैंने किसी को जवाब नहीं दिया। मैं बस चुपचाप आगे बढ़ती रही। उस समय पहली बार मैंने विजय के चेहरे पर शर्मिंदगी देखी। उसकी नजरें झुकी हुई थी। वो किसी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख पा रहा था। शायद पहली बार उसे अपनी हरकतों का एहसास हो रहा था। ये शायद गांव वालों की बातें उसके दिल में चुभ गई थी। हम दोनों बिना कुछ बोले घर लौट आए। घर पहुंचकर वो सीधे अंदर चला गया। इस बार उसने न चिल्लाया, न पैसे मांगे, न कोई हंगामा किया। वो बस चुपचाप एक कोने में बैठ गया। मैं दूर खड़ी उसे देख रही थी और मेरे मन में एक अजीब सी उम्मीद जाग रही थी। क्या ये वही बदलाव है जिसका मैं इतने सालों से इंतजार कर रही थी? क्या जेल में बिताए कुछ दिनों ने उसे उसकी गलतियों का एहसास करा दिया? मैं कुछ नहीं जानती थी, लेकिन उस दिन उसके चेहरे पर जो शर्म मैंने देखी थी, वो पहले कभी नहीं देखी थी। और बहुत समय के बाद मेरे दिल में एक छोटी सी उम्मीद भी जागी थी कि शायद अभी सब कुछ बुरी तरह खत्म नहीं हुआ। शायद मेरी जिंदगी में अंधेरे के बाद कहीं ना कहीं रोशनी की एक किरण अभी भी बाकी है। विजय सच में बदल चुके थे। अब वो पहले वाले विजय नहीं रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, मेरा भरोसा और मजबूत होता गया। वो रोज सुबह जल्दी उठते थे, मेहनत से काम करते थे और शाम को सीधे घर लौट आते थे। अब उन्हें अपने परिवार की चिंता रहती थी और सबसे ज्यादा खुशी इन्हीं इस बात की थी कि वो पिता बनने वाले थे। उन्होंने गांव के बाजार में कपड़ों की एक छोटी सी दुकान खोल ली थी। शुरुआत में काम थोड़ा धीमा चला, लेकिन विजय ने मेहनत नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उनकी दुकान चलने लगी और लोग उनसे खरीदारी करने लगे। उधर मैं भी घर पर सिलाई का काम करती थी। मोहल्ले की औरतें पहले की तरह मेरे पास कपड़े सिलवाने आती। अब हमारे घर में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगी। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे बीच अब सम्मान और प्यार था, जो पहले कभी नहीं था। माँ जी के संदूक में जो गहने और संपत्ति के कागज मिले थे, हमने उन्हें वैसे ही संभाल कर रख दिया। हमने उनमें से कुछ भी खर्च नहीं किया, क्योंकि हमें लगता था कि वो माँ जी की आखिरी निशानी है, उनकी अमानत है और उन्हें उसी तरह सुरक्षित रहना चाहिए जैसे उन्होंने संभाल कर रखा था। कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन हमने कभी उन चीज़ों को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि हमें लगता था कि माँ जी का आशीर्वाद ही हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। समय धीरे धीरे बीतता गया और फिर वो दिन भी आ गया जिसका हम दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ समय के बाद मैंने एक बहुत ही प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। जब डॉक्टर ने पहली बार उसे मेरी गोद में रखा तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। हमने अपनी बेटी का नाम अंजलि रखा। अंजलि के आने से हमारे घर की खुशियां कई गुना बढ़ गई थी।
लेकिन सबसे ज्यादा बदले हुए विजय थे जब उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को गोद में उठाया। तो वो उसे देखते ही रह गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और उनके होठ कांप रहे थे। वो बार बार उसकी छोटी छोटी उंगलियों को चूम रहे थे। उस पल मैंने उनके चेहरे पर जो प्यार देखा था, वैसा प्यार मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने अंजलि को सीने से लगाकर कहा कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देंगे और उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। उस दिन मैं उन्हें देखती रही और सोचती रही कि क्या यही वही इंसान है जिससे मैं कभी डरती थी, जिसने मुझे कभी दुखों के सिवा कुछ नहीं दिया था। लेकिन अब वो पूरी तरह बदल चुके थे और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा चमत्कार था। अंजलि के आने के बाद हमारा घर सच में घर जैसा लगने लगा था। उसकी हंसी से हर कोना खिल उठता था। वो जैसे जैसे बड़ी होने लगी, हमारी जिंदगी में और भी रंग भरने लगी। विजय दुकान से लौटते ही सबसे पहले उसे गोद में उठा लेते थे और उसके साथ खेलते रहते थे। कभी उसे बाजार से खिलौने लाकर देते, तो कभी उसके लिए रंग बिरंगे कपड़े लाते। मैं उन दोनों को देखकर मुस्कुराती रहती थी, क्योंकि ये वही सपना था जो मैंने शादी के समय देखा था। एक छोटा सा खुशहाल परिवार, जहाँ प्यार हो, अपनापन हो और एक दूसरे का साथ हो। अब मेरे घर में ना कोई डर था, ना कोई चीख पुकार थी, ना कोई अपमान था और ना ही कोई आंसू थे। अब वहाँ सिर्फ हंसी थी, प्यार था और सुकून था। कई बार रात को जब हम तीनों साथ बैठते थे, तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते थे और मैं सोचती थी कि ऊपर वाला इंसान की परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन अगर इंसान सच्चाई और धैर्य का साथ ना छोड़े, तो एक न एक दिन अच्छे दिन जरूर आते हैं। मुझे हमेशा लगता है कि शायद ये सब मेरी सास की दुआओं का असर था। मैंने जितना भी उनकी सेवा की थी, वो कभी किसी लालच से नहीं की थी। मैंने उन्हें हमेशा अपनी माँ माना था और शायद उनकी दुआएं ही थी जिन्होंने मेरी जिंदगी को अंधेरे से निकालकर रोशनी में ला खड़ा किया। आज भी मैं उन्हें बहुत याद करती हूँ। कभी कभी उनके कमरे में जाकर बैठ जाती हूँ और उनकी बातें याद करती हूँ। विजय भी अपनी माँ को बहुत याद करते हैं। वो अक्सर कहते हैं कि अगर माँ आज होती, तो हमें इस तरह खुश देखकर कितना गर्व महसूस करती। अंजलि को देखकर तो उनकी आंखें खुशी से भर जाती। लेकिन मुझे यकीन है कि वो जहाँ भी होंगी, हमें देख रही होंगी और खुश होंगी कि उनका बेटा आखिर सही रास्ते पर आ गया और उनका परिवार अब प्यार और सम्मान के साथ जी रहा है। आज मैं अपने पति और अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ। हमारी जिंदगी में अब सुकून है, अपनापन है और एक दूसरे का साथ है। और जब भी मैं पीछे मुड़कर अपने बीते हुए दिनों को देखती हूँ, तो मुझे ये एहसास होता है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। और मेरी जिंदगी की वो उजली सुबह मेरी बेटी अंजलि की मुस्कान के साथ हमेशा के लिए आ चुकी है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।